Okay, we are going to start our new topic, that is operating system. ठीक है, लास्ट टाइम भी मैंने शायद ओवरव्यू दिया था आपको जब हम नेटवर्क का टॉपिक कंप्लीट कर रहे थे. सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? बेसिकली लाइक अ इंटरफेस बिटवीन अ कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर. ठीक है, एज ए यूजर मैं कंप्यूटर को एक्सेस कर रही हूँ थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम. और ऑपरेटिंग सिस्टम जो मेन ऑब्जेक्टिव मेरा क्या है, हार्डवेयर को यूज करना. ठीक है, सो हार्डवेयर को डायरेक्ट लिंक करने के बजाय ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कैसा प्रोग्राम है, कैसा सॉफ्टवेयर है जो हमारी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं यूजर्स की, उन रिक्वायरमेंट्स को लेकर प्रोसेस करता है और उसके बाद फिर हार्डवेयर से रिस्पॉन्ड रिटर्न करता है. An operating system is an interface between a computer user and computer hardware. An operating system is a software which performs all the basic tasks like file management, manager, different tasks है हमारे पास operating system. तो डिफरेंट मेन फंक्शनैलिटी वो परफॉर्म कर रहा होता है. उसमें क्या क्या टास्क है हमारे पास? फाइल मैनेजमेंट, कोई भी फाइल ओपन करनी है, रिन्यू करना है, कुछ सेव करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है. मेमोरी मैनेजमेंट, कौन से प्रोसेस को कब मेमोरी देनी है, मेमोरी टाइम किस तरीके से डिवाइड करना है. प्रोसेस मैनेजमेंट किस तरीके से हो रही है, कोई भी प्रोसेस आ रहा है, कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है, उस प्रोसेस को किस तरीके से देखना है, कौन से प्रोसेस को प्रायोरिटी देनी है, सीपीयू का टाइम कौन से प्रोसेस को देना है, कौन से प्रोसेस को वेटिंग स्टेट पर डालना है, ये सब भी ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी है. हैंडलिंग इनपुट एंड आउटपुट, यूजर का जो इनपुट है और उसको आउटपुट किस तरीके से जनरेट करना है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क है. एंड कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज डेस्कटॉप्स एंड प्रिंटर, और आपके जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उनको कैसे कंट्रोल करना है. फॉर एग्जांपल प्रिंटर्स हैं, प्रिंटर्स को जॉब सेंड हो रही है तो किस सीक्वेंस में जा रही है, कौन सी रिक्वेस्ट को पहले प्रोसेस करेगा. ठीक है, पेंडिंग स्टेट पे किस बाकी यूजर्स को किस तरीके से रिक्वेस्ट दिखानी है. तो ये सारे जो है वो टास्क हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के. डेफिनेशन, an operating system is a program an operating system is a program that acts as an interface between the users and the computer hardware and controls the execution of all kinds of programs. जितने भी प्रोग्राम्स हमारे पास रन हो रहे होते हैं उनको मॉनिटरिंग कौन कर रहा होता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. लेट से ये मल्टीपल यूजर्स हैं आपके पास, यूजर 1, यूजर 2 एंड एन यूजर्स. और यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. अच्छा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे पास किसी भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए हम काम कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल MS वर्ड हो गया, पेंट हो गया, ये सारे क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. और सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर कोई ना कोई हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसके थ्रू हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन कर सकें. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे पास फॉर एग्जांपल डॉस डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, लिनक्स और डिफरेंट यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं. एंड देन कंपाइलर इटसेल्फ जो आपके कोड को कंपाइल करता है, और उसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम इससे कनेक्ट होगा आपके हार्डवेयर से. और हार्डवेयर में कौन कौन सी चीज़ें? CPU, रैम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इससे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट कर रहा होगा. सो जो भी यूजर रिक्वेस्ट सेंड करेगा वो रिक्वेस्ट किस तरीके से सेंड करेगा? किसी ना किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से. मीन्स कोई ना कोई यूजर इंटरफेस होगा जिसमें यूजर अपनी रिक्वेस्ट देगा और वो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होती हुई आपके हार्डवेयर तक. और फिर आपका CPU उसको प्रोसेस करेगा और जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को रिक्वायर्ड होगी वो डिफरेंट हैंडलर्स और कंट्रोलर्स यूज करते हुए वो डिवाइसेस आपको प्रोवाइड करेगा. कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो भी देख लेते हैं वो क्या है. मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, जॉब मैनेजमेंट. आपके पास क्या है, किस तरीके से प्राइमरी आपके पास मेमोरी है, जो मेन मेमोरी है उसकी ओवरऑल मैनेजमेंट कैसे करनी है. ठीक है, किस तरीके से प्रोसेस आ रहे हैं उनको किस तरीके से मेमोरी एलोकेट करनी है. और मेमोरी मैनेजमेंट में एक्टिविटीज़ आपके पास कौन कौन सी होती हैं? कीप ट्रैक्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, ब्रेन की जो आपकी मेन मेमोरी है उसको ट्रैक रखना है कि आपके पास अभी तक कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो यूज़ हैं, कौन यूज़ कर रहा है, और व्हाट पार्ट आर नॉट यूज. कौन सा क्वेश्चन मेमोरी का ऐसा है जो यूज़ हो रहा है, कौन यूज़ कर रहा है, और कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो अभी तक यूज़ नहीं हुआ. ठीक
कि आपके पास मल्टी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में द ओएस डिसाइड विच प्रोसेस विल गेट मेमोरी व्हेन एंड हाउ मच। मल्टी प्रोग्रामिंग मींस आपके पास मल्टीपल प्रोग्राम्स आ रहे हैं जिनको आप एक ही ऑपरेटिंग से एक ही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, एक ही मेन मेमोरी है जिनको एक्सेस करना है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन से प्रोसेस को कब मेमोरी देनी है और कितनी देर के लिए देनी है, और फिर कब जो है वो फिर मेमोरी जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए अवेलेबल करनी है। तो ये सारा किसका टास्क होता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। allocate the memory when a process required it to do so। जब भी कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट करेगा मेमोरी तो वो सारे सिनेरियोस को देखते हुए फिर डिसाइड करेगा कि उस प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट करनी है या नहीं करनी। फर्दर जब एक प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट हो गई तो उसको डी एलोकेट भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही करेगा, जब तक आपके पास हो सकता है कि वो प्रोसेस एंड हो गया, टर्मिनेट हो गया, ठीक है, या तो फिर वो किसी इनपुट आउटपुट के वेट के लिए चला गया, किसी डिवाइस के लिए किसी प्रिंटेड के वेट पे चला गया, तो फिर आपका मेमोरी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको डीएलोकेट भी कर सकता है मेमोरी। प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर मैनेजमेंट आपके पास क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कि कौन सा प्रोसेस को हम प्रोसेसर का टाइम देंगे, कब देंगे और कितने टाइम के लिए देंगे। दिस फंक्शन इज कॉल्ड प्रोसेस स्केड्यूलिंग, मतलब हम प्रोसेस की स्केड्यूलिंग कर रहे हैं। मेरे पास मल्टीपल प्रोसेस है, लेट्स से प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, तो हमारे पास डिफरेंट स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं। जो प्रोसेसेस आ रहे हैं उन प्रोसेसेस को किन बेसिस पे हमें प्रोसेसर का टाइम एलोकेट करना है, एदर वन बाय वन, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो सबसे पहले आया उसको सबसे पहले टाइम दे दिया, या प्रायोरिटी बेस्ड, जिसको सबसे ज़्यादा अर्जेंट रिक्वायरमेंट है उसको दे दिया हमने, या हमारे पास शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जो सबसे छोटा टास्क है, जिसका टाइम ड्यूरेशन सबसे कम है, उसको हम प्रोसेसर का टाइम दे दें ताकि वो जल्दी से कंप्लीट करके जो है वो कम बाहर जो है वो प्रोसेस हो जाए। और फिर और क्या होता है आपके पास राउंड रॉबिन। तो आपके पास डिफरेंट स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम। राउंड रॉबिन में आप क्या करते हैं, हर प्रोसेस को एक क्वांटम टाइम दे देते हैं, कुछ चंक्स ऑफ टाइम, टाइम शेयरिंग, जैसे हम कह रहे हैं टाइम को डिवाइड करके। फॉर एग्जाम्पल 3 सेकेंड आपने प्रोसेस 1 को दे दिया, फिर नेक्स्ट 3 सेकेंड प्रोसेस 2 को, फिर नेक्स्ट 3 सेकेंड प्रोसेस 3 को। इसी तरह फिर जब प्रोसेस कंप्लीट होगा फिर नेक्स्ट 3 सेकेंड प्रोसेस 1 को, फिर नेक्स्ट 3 सेकेंड प्रोसेस 2 को, एंड सो ऑन, जब तक प्रोसेस एंड नहीं हो जाता। तो ये आपके पास किसका टास्क होता है, प्रोसेसर मैनेजमेंट का। और जो भी प्रोसेसेस आ रहे हैं हमारे पास, रिक्वेस्ट आ रही है, उन रिक्वेस्ट को कैसे टाइम एलोकेट करना है आपके प्रोसेसर का। जी मैंने मार्क्स अपलोड कर दिए, कुछ स्टूडेंट्स के रह गए, 4 या 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स रह गए। वो गूगल ड्राइव पे था और शायद कुछ नेट इशू कर रहा था तो वो उनके डॉक्यूमेंट्स ओपन नहीं हो सके थे, व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट्स। ये ब्रेक्स, अच्छा जो आपके पास मेन फंक्शनलिटीज हैं या एक्टिविटीज हैं प्रोसेसर मैनेजमेंट की, वो क्या है, कीप ट्रैक्स ऑफ प्रोसेसर्स एंड स्टेटस ऑफ प्रोसेस। क्या कर रहे हैं, आपके पास जितने भी प्रोसेसर्स हैं, कितने प्रोसेसर हैं, उनका ट्रैक रखना, और हर प्रोसेस का स्टेटस। लेट्स से किसी भी प्रोसेस का अराइवल टाइम कब क्या है, क्या उसका अराइवल टाइम है, उसको सीपीयू का टाइम कब मिला, कितना टर्न अराउंड टाइम, मतलब रिक्वेस्ट आई कब, अब कितनी देर बाद प्रोसेस हुई, दैट इज इट्स टर्न अराउंड टाइम। हर प्रोसेस का एवरेज टर्न अराउंड टाइम, तो ओवरऑल स्टेटस, प्रोसेस कब आए, कब कब उनको टाइम मिला, कितना टाइम उन्होंने लिया, और कितनी जल्दी प्रोसेस होके वो कंप्लीट हो गए। और जो प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल होता है इस पूरी मॉनिटरिंग का, वो क्या होता है आपके पास, ट्रैफिक कंट्रोलर। ठीक है, दैट इज ट्रैफिक कंट्रोलर। और फिर आपके पास नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, एलोकेट द प्रोसेसर सीपीयू टू अ प्रोसेस। जो आपके पास सीपीयू है वो एलोकेट करेगा जो भी प्रोसेस आ रहे हैं डिपेंडिंग ऑन एनी स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम। और फिर डी एलोकेट प्रोसेसर व्हेन अ प्रोसेस इज नॉट लॉन्गर रिक्वायर्ड। जैसी प्रोसेस फर्दर रिक्वायर्ड नहीं होगा तो आपको ये क्या कर देगा, सीपीयू को प्रोसेसर टाइम को डी एलोकेट कर देगा। डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट में आपके पास क्या होगा, सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की मॉनिटरिंग। द प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क इज नोन एज द इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। जो आपका आईओ कंट्रोलर है वो ओवरऑल जितनी भी आपकी डिवाइसेस हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस, उन सब का रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन कर रहा होगा। डिवाइस का स्टेटस क्या है, कनेक्टिविटी किस तरीके से, कौन सी रिक्वेस्ट इनपुट आउटपुट के पास जा रही है, कौन सी पेंडिंग पर है,
डिसाइड विच प्रोसेस गेट्स अ डिवाइस व्हेन एंड फॉर हाउ मच टाइम। डिवाइस मैनेजमेंट क्या है, आपके पास काम कर रही होगी, डिसाइड कर रही होगी। ये बेसिकली डिफरेंट टास्क हैं जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म कर रहा होता है। सो डिवाइस मैनेजमेंट में क्या काम कर रहा होगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड कर रहा होगा कि कौन से प्रोसेस को डिवाइसेस जो है वो डिवाइसेस का एक्सेस देना है, कितने टाइम के लिए और कब देना है एक्सेस। एलोकेट द डिवाइस इन द मोस्ट एफिशिएंट वे, जो बेस्ट पॉसिबल वे होगा उसमें डिवाइसेस को एलोकेट करना है। डी एलोकेट डिवाइसेस मीन्स ताकि आपके पास कोई कंपटीशन ना हो और कोई आपके पास जो है वो लॉस ना हो। तो बेस्ट पॉसिबल वे में अपने डिवाइसेस को मैनेज करना है। फाइल मैनेजमेंट। A file system is normally organized into directories for easy navigation and use. फाइल सिस्टम क्या है, हमारे पास डिफरेंट फाइल, कोई भी हम फाइल पर काम कर रहे हैं जो डायरेक्टरीज में स्टोर हो रही है। These directories may contain files and other directions. ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज। फाइल मैनेजमेंट से रिलेटेड आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की एक्टिविटीज क्या क्या होंगी। कीप ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, कौन सी फाइल कहाँ स्टोर है, किस डायरेक्टरी के अंदर स्टोर है, लोकेशन उसकी क्या है, मीन्स पूरा जो कंप्लीट पाथ होता है फाइल का। यूजेस, यूजेस क्या क्या है उसके, कब कैसे कौन यूज कर रहा है, उसका स्टेटस क्या है। द कलेक्टिव फैसिलिटीज आर ऑफन नॉन एज फाइल सिस्टम। डिसाइड हु गेट द रिसोर्सेज, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड कर रहा होगा रिसोर्सेज कौन कौन ले रहा है, एलोकेट करेगा रिसोर्सेज एंड देन डी एलोकेट द रिसोर्सेज। अदर इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज, अदर इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज आपके पास क्या है, सिक्योरिटी, पासवर्ड्स के थ्रू किस तरीके से आपने अपनी ऐप्स को जो है और जो आपके पास डाटा है उसको सिक्योर बनाना है। अनऑथराइज्ड एक्सेस को आप कैसे रोक सकते हैं, ठीक है, किसी भी प्रोग्राम या डाटा के लिए तो आप पासवर्ड्स के थ्रू सिक्योरिटी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो है कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस। सिस्टम परफॉर्मेंस को कंट्रोल करना है, जिसमें आप ये चीज़ें देख रहे होते हैं कि जब कोई रिक्वेस्ट आई और कितने टाइम में उसको रिस्पॉन्ड हुआ, उसके बीच में जो डिले आ रहा है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स टाइम में जो डिले आ रहा है उस डिले को आप कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे होते हैं और आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि ये डिले क्यों आ रहा है और उसको किस तरीके से ओवरकम करना चाहिए ताकि जैसी रिक्वेस्ट आए उतनी ही जल्दी वो रिस्पॉन्ड हो जाए, उतनी जल्दी प्रोसेस हो जाए। जॉब अकाउंटिंग, जॉब अकाउंटिंग में क्या होगा, जो भी आपके पास जॉब्स आ रही हैं, यूजर्स की जो भी रिक्वेस्ट आ रही है, जो भी प्रोसेस आ रहे हैं उसका टाइम का ट्रैक रखना, कौन से टाइम में आ रही है, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं और कौन कौन से वेरियस जॉब्स और यूजर्स हैं। मतलब ओवरऑल आपके पास क्या है, जॉब अकाउंटिंग, कौन से यूजर है जिसने कौन सी जॉब सेंड की है, उसका टाइम क्या है, उस जॉब में कौन कौन से रिसोर्सेज यूज किए हैं। सो ओवरऑल ये जॉब अकाउंटिंग परफॉर्म कर रहा होगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। एरर डिटेक्टिंग, एरर डिटेक्टिंग में आपके डिटेक्टिंग में क्या चीज़ें आ रही होंगी आपके पास, प्रोडक्शन ऑफ टर्म्स phrases, एरर मैसेजेस एंड अदर डिबगिंग एंड एरर डिटेक्टिंग एड्स। यहाँ पे आप पूरी डिबगिंग वगैरह कर रहे होंगे, एरर्स आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो उनकी आप चेकिंग और टेस्टिंग कर रहे होंगे। कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स, कोऑर्डिनेशन एंड असाइनमेंट ऑफ कंपाइलर्स, क्योंकि कंपाइलर्स कैसे आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, आपस में आज जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो एक दूसरे को कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस तरीके से इनपुट आ रहा है और किस तरीके का एक आपके पास जो सॉफ्टवेयर का आउटपुट है वो कैसे इनपुट यूज होगा सेकंड आपके पास जो है वो सॉफ्टवेयर के लिए। इंटरप्रेटर्स कैसे काम कर रहे हैं, असेंबलर्स एंड अदर सॉफ्टवेयर टू द वेरियस यूजर्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। आपके जितने भी सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं, मल्टीपल यूजर्स यूज कर रहे हैं मल्टीपल सॉफ्टवेयर को, तो उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन किस तरीके से है, वो सॉफ्टवेयर आपस में एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट कर। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है। और क्विज़ेस के मार्क्स क्लास अभी फाइनलाइज नहीं हुए, क्विज 1 और क्विज 2 के मार्क्स अभी मैंने अपडेट नहीं किए, चेक हो गई हैं कॉपीज, बस मार्क्स एलएमएस पे अपडेट करने हैं। क्विज 3 के मार्क्स मैं अपडेट कर रही थी रात में, लेकिन नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, कि वो
ऑन बेसिस ऑफ देयर टास्क, वो किस तरीके से काम परफॉर्म करना है। ठीक है, फर्स्ट टाइप इज बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, जिसमें सारी की सारी रिक्वेस्ट आपके पास लाइव इंटरेक्टिविटी नहीं होगी, लाइव सिस्टम्स नहीं होंगे। सारी की सारी आपके पास जो भी प्रोसेसेस की रिक्वेस्ट आएंगी, वो रिक्वेस्ट किस तरीके से आएंगी, वो आपके पास एक साथ आप ऐड करते चले जाओगे और एट द एंड ऑफ डे आप वन बाय वन उन रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहे होंगे लाइक अ बैच। बैच का मतलब है कि रिक्वेस्ट आई और उसी वक्त उनको प्रोसेसर टाइम देने के बजाय आपने क्या किया, उनको वेटिंग स्टेट पे करके सारी रिक्वेस्ट आप एक साथ लाइन अप करते गए और जो सेम टास्क है उनको एक जगह लाइन कर दिया और इस तरीके से आपने ग्रुपिंग कर दी और फिर वन बाय वन एक ग्रुप को फिर आप प्रोसेस करेंगे। The users of a batch operating system do not interact with the computer directly. इसमें आपके पास जो यूजर्स हैं वो डायरेक्ट आपके कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं कर रहे होंगे, बल्कि क्या कर रहे होंगे, हर कोई अपनी जॉब जो है वो सेंड कर रहा होगा ऑफलाइन और वो डिवाइस जो है वो पंच कार्ड्स के थ्रू सबमिट हो रही होगी कंप्यूटर ऑपरेटेड। Each user prepares his job on an offline device. हर यूजर अपनी जो जॉब है यानी कि जो प्रोसेस है या जो रिक्वेस्ट है जिसके लिए उसको कंप्यूटर यूज करना है उसको कहाँ रिकॉर्ड करेगा, ऑफलाइन डिवाइस लाइक पंच कार्ड में, एंड सबमिट कर देगा कंप्यूटर ऑपरेटर को। टू स्पीड अप प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग को स्पीड अप करने के लिए जॉब विद सिमिलर नीड्स एंड बैच टुगेदर, जो आपकी सिमिलर नीड्स यानी कि जो सेम टास्क होंगे या जो एक जैसी जिनकी नीड्स होगी जॉब की, आप उनको एक साथ बैच कर देंगे। बैच का मतलब है ग्रुप, उनका आप एक साथ ग्रुप बना देंगे एंड रन करेंगे एज अ ग्रुप और उसको एज अ ग्रुप आप वन बाय वन प्रोसेस करेंगे। The programmers leave their programs with the operators and the operator then sorts the program with similar requirements into batches. इसमें क्या सिनेरियो है कि अपना जो प्रोग्रामर है वो अपना प्रोग्राम लीव कर देगा यानी कि ऑपरेटर को सेंड कर देगा एंड देन ऑपरेटर आपके पास क्या करेगा, सॉर्ट करेगा प्रोग्राम विद सिमिलर रिक्वायरमेंट्स इनटू बैचेस। इसकी एग्जांपल ऐसे भी हो सकती है जब हम कहीं कॉल कर रहे होते हैं कॉल सेंटर, तो वो डायरेक्ट या इवन यूनिवर्सिटी वगैरह में भी जब हमें कॉल करना होता है तो डिफरेंट एक्सटेंशन होती हैं। तो आप डायरेक्ट कॉल करने के बजाय एक ऑपरेटर होता है जो आपकी कॉल्स ले रहा होता है और प्रायोरिटी की बेसिस पे वेटिंग पे भी आपको लगा रहता है। ठीक है, कुछ यूजर्स की रिक्वेस्ट फॉरन प्रोसेस हो जाती है और कुछ को वेटिंग स्टेट में डाल रहा होता है। सो ये फिर क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स लेता है, नीड्स लेता है, क्यों कॉल करनी है, किस लिए करनी है और उसी की बेसिस पे वो डिसाइड करता है कि कॉल को आगे कहाँ फॉरवर्ड करना है। द प्रॉब्लम्स विद बैच सिस्टम्स आर एज फॉलोज। इस सिस्टम की प्रॉब्लम्स क्या है, लैक ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द जॉब, यूजर और जॉब के बीच में इंटरेक्शन बहुत लैक कर रही होगी। लेट्स से यूजर ने एक दफा रिक्वेस्ट दे दी, अब उसको स्टेटस नहीं पता कि कितनी देर बाद मेरी रिक्वेस्ट प्रोसेस होगी, क्योंकि कोई आपके पास डायरेक्ट कनेक्टिविटी तो है नहीं आपके कंप्यूटर से, ना वो देख सकता है अपनी जो है वो रिक्वेस्ट का स्टेटस, ना ही कुछ और उसको ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग हो रही है। सीपीयू इज ऑफन आइडल। अच्छा, आइडियल आइडल क्यों हो जाएगा आपका सीपीयू, आइडल मींस वेटिंग स्टेट पे, वेट कर रहा होगा जॉब्स के आने का और फ्री होगा, मतलब उसको कोई भी टाइम आपने प्रोसेसर का टाइम किसी भी रिसोर्स को प्रोसेस को नहीं दिया होगा, सो वेटिंग स्टेट पर होगा। Because the speed of the mechanical input output devices is slower than the CPU, क्योंकि ये सारा टास्क जब तक हो रहा होगा जब तक सीपीयू वेट कर रहा होगा और फिर जब आपने बैच बना दी ग्रुप तो वन बाय वन वो ग्रुप प्रोसेस होंगे। लेट से एक ग्रुप प्रोसेस हो गया, एक ग्रुप का एक सेट प्रोसेस हो गया, अब नेक्स्ट जब ग्रुप जब तक अपडेट नहीं होता जब तक सीपीयू कौन से स्टेट पर होगा, आइडल, नॉट रनिंग कंडीशन, वेटिंग स्टेट पर होगा। डिफिकल्ट टू प्रोवाइड द डिजायर्ड प्रायोरिटी, और यहाँ पर प्रायोरिटी को मेंटेन करना डिफिकल्ट होगा कि अगर कोई प्रायोरिटी बेस्ड आपके पास प्रोसेस है जिसको प्रायोरिटी चाहिए, प्रायोरिटी मीन जो इम्पोर्टेंट है जिसको फॉरेन रिसोर्स चाहिए, तो उसके लिए भी जो है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफिकल्टी होगी, क्योंकि आपको पूरे सबको वेट करना है जब सारी वन बाय वन पंच हो जाएंगी उसके बाद वन बाय वन प्रोसेस करना है। फिर इसकी कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ लिमिटेशंस थी, उसी को ओवर करना कम करने के लिए आपके पास जो नेक्स्ट आपके पास जो सिस्टम है ऑपरेटिंग सिस्टम की जो टाइप है दैट इज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग एक ऐसी टेक्निक जिसमें बहुत सारे पीपल जो अलग अलग टर्मिनल्स पे बैठे हैं, मल्टीपल यूजर्स अलग अलग टर्मिनल्स पे बैठे हुए, आप एक पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम को सेम टाइम पे यूज कर सकते हैं। इसको हम टाइम शेयरिंग भी कह रहे हैं और मल्टी टास्किंग भी कह रहे हैं, जो कि लॉजिकल एक्सटेंशन है मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग में मल्टीपल प्रोग्राम्स एट अ टाइम रन हो सकते हैं, और मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग क्या है कि एक ही प्रोसेसर का टाइम आपने मल्टीपल यूजर्स को साइमल्टेनियसली डिवाइड कर दिया। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर प्रोसेस वन आ रहा है तो उसको आपने 3 सेकेंड्स का टाइम दे दिया, फिर नेक्स्ट
अच्छा, ये टाइम्स नैनो सेकंड्स में होता है, माइक्रो सेकंड्स में डिवाइड होता है। तो इसीलिए यूजर को क्या चीज़ आ रही होती है, यूजर को ये फील हो रहा होता है कि मेरा टास्क एज अ प्रायोरिटी मेरे टास्क पे दी जा रही है और वो टाइम प्रोसेसर का मैं ही एक्सेस कर रहा हूँ। जबकि हो ये रहा होता है कि आपको थ्री सेकेंड्स या डिपेंड करता है कि आपकी प्रोसेसिंग स्केड्यूल आपके पास किस तरीके से डिवीजन हो रही है। सो वो एक क्वांटम टाइम डिवाइड कर देता है हर प्रोसेस और हर यूजर को, और उसी के अकॉर्डिंगली वो प्रोसेस उसी टाइम में रन हो रहे होते हैं। टाइम शेयरिंग मीन्स रियल टाइम एनवायरनमेंट में एक ही टाइम को आपने मल्टीपल प्रोसेसेस और मल्टीपल यूजर्स में शेयर करवा दिया। एडवांटेजेस आपके पास क्या है, प्रोवाइड द एडवांटेजेस ऑफ क्विक रिस्पॉन्स क्योंकि हर यूजर को टाइम मिल रहा है तो उसको ये फील हो रहा है कि बहुत जल्दी मेरी रिक्वेस्ट ही रिस्पॉन्ड हो रही है, और आई एम अ सिंगल यूजर हु इज यूजिंग द सिस्टम राइट नाउ। जबकि हो ये रहा होता है कि मल्टीपल यूजर्स यूज कर रहे होते हैं। अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर की डुप्लीकेशन नहीं होगी आपके पास, यहाँ पे जो रिक्वेस्ट आ रही है उसी के बेसिस पे आप उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हो और टाइम को शेयर कर रहे हो। रिड्यूस सीपीयू आइडल टाइम, और इसमें सीपीयू वेटिंग स्टेट पे नहीं होगा। एक प्रोसेस को कुछ टाइम दिया, जैसे ही उस प्रोसेस को आपने सीपीयू से हटाया दूसरे प्रोसेस को टाइम मिल गया सीपीयू का। उस प्रोसेस को जितने टाइम एलोकेट किया था, जैसे वो टाइम रीएलोकेट किया, नेक्स्ट प्रोसेसर को सीपीयू का टाइम मिल गया। तो यहाँ पे जो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में सीपीयू आइडियल रह रहा था वो चीज़ यहाँ पे अब मिनिमाइज हो गई, बहुत हद तक रिड्यूस हो गई। सो बैच प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग में डिफरेंस क्लियर है। डिसएडवांटेजेस आपके पास क्या है इसके, प्रॉब्लम ऑफ रिलायबिलिटी के इश्यूज आएंगे, क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ यूजर प्रोग्राम एंड डेटा। ठीक है, क्योंकि एक ही प्रोसेसर पे आप मल्टीपल टाइम शेयर करवा रहे हैं मल्टीपल प्रोसेसर, तो उनकी सिक्योरिटी किस तरीके से करनी है, इंटीग्रिटी कैसे मेंटेन करनी है ताकि आपका डाटा मिसयूज ना हो सके, अनऑथराइज्ड यूजर नहीं व्यू कर सके। एंड प्रॉब्लम्स ऑफ डाटा को कम्युनिकेट करवाते वक्त भी आपके पास प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि आप बहुत फ्रीक्वेंटली स्विचिंग कर रहे हैं बिटवीन प्रोसेसेस। तो कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो गए टाइम शेयरिंग के। एंड नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा क्लास, ये जो है वो मीटिंग एंड होने वाली है, फिर जैसी मीटिंग एंड होती है हम इसको फिर फौरन यहीं से कंटिन्यू करते हैं।